हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आगे हम लोग लेक्चर 9 पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। आपको जैसे याद होगा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लगभग फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर के बाद से जो आने वाले कुछ लेक्चर उसमें हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि भाई फ्रिक्शन पे किस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इनको हम लोग समझेंगे ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। और क्या मुझे बात करनी थी कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखा तो बच्चों देख ज़रूर लेना, वरना डायरेक्टली अगर इन सब प्रॉब्लम्स पे आ जाओगे मैं कुछ कुछ चीज़ें बोलूँगा जो हो सकता है, कोशिश मैं करूँगा कि शुरुआत से हर चीज़ बताऊँ हर एक प्रॉब्लम में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पुराने वाले लेक्चर्स का मैं रेफरेंस लूँगा, तो उनको देख ज़रूर लेना, वरना फिर कुछ चीज़ें आपके समझ में आएंगी नहीं, ठीक है। चलो, सबसे बेसिक टाइप की प्रॉब्लम पता है क्या है फ्रिक्शन की? जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में जो सबसे पहली उसमें यह है कि भैया जो फोर्सेस लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उसका मोशन करवा पा रही हैं कि नहीं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोग एज्यूम करते थे कि जो सरफेस है आपकी वो स्मूथ है, तो उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन करना चाहता है तो उस पर छोटी सी भी फोर्स लगाओगे तो उसको मूव करवा देगी। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हो सकता है मूव ना करे। ये आप लोग पढ़ भी चुके हो। अब बात आती है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऑब्जेक्ट मूव करेगा अगर तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो क्या है, टू फाइंड वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट अंडर डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इसको समझने के लिए बच्चों बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको पता भी है लेकिन चलो फिर से मैं बता देता हूँ। क्या है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, वो किसी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक, और ये सरफेस आपको भी पता है ये रफ सरफेस, इसका मास है m, तो अब और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, एक तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ, एक होगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मैंने अभी F से डिनोट कराया। आप पूछोगे सर आप इसको FS स्टैटिक फ्रिक्शन या F के काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि बच्चों अभी हमें नहीं पता है कि ये ब्लॉक मूव कर रही है या ये रेस्ट पे है या ये मूव करने वाली है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन यही तो पूछ ही रहा है कि मूव करेगी कि नहीं। सबसे पहला बच्चों जब ऐसी टाइप की प्रॉब्लम है तो उसमें पता है क्या करना है, इस सर्फेस का हमें जनरली क्या दे रखा होता है, म्यू एस और म्यू के दोनों दे रखे होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसी टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, या आप कह दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो निकालनी है। और वो होती कितनी है बच्चों, आपको भी पता है, म्यू एस इंटू एन। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में ये तो सिंपली आपको दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। भाई अब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो एन इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब बात आती है सर ये बताओ, हमें आपने जैसा पढ़ाया था कि भाई फोर्स अगर बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लो बॉडी अभी रेस्ट पे है, फोर्स बढ़ाते जाओगे तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुकी होगी, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर अब इसके बाद हमने फोर्स बढ़ा दी तो बॉडी रेस्ट पे नहीं रह पाएगी और वो आगे बढ़ जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही हमें पता है, यही इसी चीज़ को हम लोग बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं। अब एक चीज़ और आती है, कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ना जब फ्रिक्शन बताओ तो क्या करते हैं, म्यू एस इंटू एन कैलकुलेट करके चले आते हैं। यही तो बच्चों गलती करते हो। ये जो एफ एल है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में हो सकती है। कितनी है वो नहीं पता, वो डिपेंडिंग अपॉन फोर्स कितनी लग रही है और इस पे क्या क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसके बीच में 0 से लेकर कहीं किसी मैक्सिमम वैल्यू तक वो लाई कर सकती है। अगर बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, मतलब वो स्लिप होने ही वाली है, तब इसकी वैल्यू इतनी होती है। बात समझ गए? ये तो आपको खैर चलो पता। अब आपको क्या दिया होगा, मान लो एक्सटर्नल फोर्स दे रखी है, तो क्या कहोगे आप कि एक्सटर्नल फोर्स अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एल, या हम ऐसे कह दें एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी, रेस्ट पे होगी, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। या ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक की बात आ रही है तो ब्लॉक लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लॉक क्या होगी, रेस्ट पे होगी। अब बच्चों बताओ यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट सम ऑफ फोर्सेस वो कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको एक्स डायरेक्शन मान रहे हो, ये एक्स डायरेक्शन, तो नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, एफ, और
अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का एफ इसको ले लोगे तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एफ के बराबर। यानी आप कह दोगे कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कब, जब बॉडी रेस्ट में है और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है। बात समझ गए, इसको देख लो एक बार। ये तो आपको सब पता ही है, इसमें ऐसा कुछ खास मैंने नहीं बताया। अब देखो एक लेमन टर्म में समझा जाए तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ग्लू है बेसिकली जो दो सरफेस को जोड़ के रख रहा है। अगर आपने इतनी फोर्स लगा दी कि ये ग्लू टूट जाए तो क्या होगा, बॉडी स्लिप हो जाएगी। और उसी ग्लू की वैल्यू को पहले हमें पता करना है कि वो कितनी है, वो हमने पता कर ली। और जो हम फोर्स लगा रहे हो कितनी है, अगर वो इतनी सफिशिएंट है कि उसको ओवरकम कर पाए तो बॉडी स्लिप हो जाएगी, नहीं है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। बात समझ गए, इसको देख लो आप लोग। फिर अब बात आती है कि सर वो तो समझ गए, लेकिन ये बताओ जब मोशन करेगी तब क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, अगर भाई आपने जो फोर्स लगाई है उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन से ज़्यादा हो जाए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका जो फ्रिक्शन होगा, याद करो जब बॉडी आपकी मूव करने लग रही है तब आप फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लेते हो, तब आप फ्रिक्शन की वैल्यू, ये टच है इसको ये मत समझना ये हवा में उड़ रही है, ठीक है, तुम लोग कुछ भी समझ लेते हो, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ के। अब फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी, यह आपको पता होगा कि जब हम फोर्स बढ़ाते रहते हैं मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट के एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है एफ के, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू एन। एन आपको पता होगा, म्यू के दिया होगा, आप एफ के निकाल लोगे। अब यहाँ पर बच्चों डाउट मत करना, जब बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक, डिपेंडिंग अपॉन एफ कितना है। लेकिन जब वो स्टार्ट कर देगी मोशन करना, स्लिपिंग होने लगेगी, तब उसमें फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। ये कंफ्यूज नहीं हो गई, ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। अच्छा, इस पर कौन सी फोर्स लग रही थी, एफ लग रही थी। अब बॉडी आपकी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। अब mg तो नीचे लगेगा ही और इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो लगी रही, तो n की वैल्यू mg है ही, n की वैल्यू कितनी है, mg है। अब आपसे पूछेगा, पता है क्या, आपसे पूछेगा कि भैया एक्सेलरेशन बताओ इस केस में, तो सिग्मा fx कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ अब जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितनी है बच्चों, देखो f को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ के की ना हो वैल्यू रख दो इसमें तो कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। देखो एफ के क्या होगा, फिर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये स्मॉल एफ के है यार, स्मॉल एफ के क्या है, म्यू के इंटू एन, और इसमें एन की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा म्यू के एम जी। ठीक है, चलो रख दो एफ माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी अपॉन एम, एम को नीचे ले आए इसके, तो एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगा। और इस केस में अगर आपसे फ्रिक्शन पूछ ले तो फ्रिक्शन आप निकाल ही चुके हो, कितना है, म्यू के इंटू एन। बात समझ गए, तो आपको दोनों केस समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होगी, और अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी स्लिप कर जाएगी, और उस केस में आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ गए, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब बात आती है जो मैं बोलने वाला हूँ, इसको कहीं पर लिख लो, इसको दिमाग में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल दिमाग लगाते नहीं हो ना, किसी किसी चीज़ को जब मैं बोलता हूँ कि लिख लो तो उसको लिख लिया करो। पता है क्या है, अगर मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ, क्या क्वेश्चन दूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है या एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, ठीक है, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है, मान लेते हैं 0.4। अब आपसे पूछ लिया गया भैया इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करेंगे, वो कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। इस केस में बच्चा क्या करेगा, एन की वैल्यू कह देगा सर 10 kg वेट मास है तो इसके ऊपर ग्रेविटी नीचे लगेगी 10 g, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास यानी 10 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 ले लो तो यह 100 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सिंपली क्या कर दोगे, एफ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू एन, एन हो गया आपका 100, तो ये आ जाएगी 40 न्यूटन।
आ गया कि नहीं। और बच्चा इसी को आंसर लिख के चले आओगे तुम लोग, और तुम्हारा कुछ जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तुमने म्यू एस इंटू एन कर दिया, बस आंसर गलत। तुम ये भी तो देखो कि यहाँ पर ये किस कंडीशन में है, यहाँ पर बॉडी पर इतनी फोर्स लगी नहीं रही है कि वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि एफ अगर आपकी कैपिटल एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन की, तो आपको देखने को भी मिल रहा है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से कम है। ये कम है कि नहीं? तो बॉडी आपकी रेस्ट पे है, और इस केस में जब आप सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है। तो जब आप सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल एफ की वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स, और जो कि कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही? ये याद करो, हम लोगों ने फ्रिक्शन का ग्राफ पढ़ा था, ऐसे होता है, इस टाइप से होता है। तो ये वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है वो 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक लाई करती है, जिसमें कहीं पर भी हो सकती है। तो बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि फ्रिक्शन पूछा, बस क्वेश्चन देखते फ्रिक्शन देखा कि नहीं, कि बस म्यू एस इंटू एन करके चले आए, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लेना कि उस पर फोर्स कितनी लग रही। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, ठीक है। बड़े बड़े लोग मैं देखा उस पर गलती कर देते। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, इन द फिगर शोन, पहला क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। स्टेट वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट, इफ यस देन विथ व्हाट एक्सेलरेशन। फिर वही बात कह दीजिए कि भैया पहले तो पता करो ये मूव करेगी कि नहीं। तो सबसे पहला काम इसमें बच्चों यही करना है आपको कि एफ एल की वैल्यू पता करनी है, और फिर आपको क्या पता करना है, उसको पता करने के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इस बॉडी पर, जिस पर 3 kg की जो ब्लॉक है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। अब सिंगल फोर्स नहीं लग रही है, 4 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, 6 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, 10√2 न्यूटन की फोर्स 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि 3 फोर्स लग रही हैं। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, इसको वाई डायरेक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखाते हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस बच्चों लगेंगी, देखो, एक तो ये 6 न्यूटन कह ही रहा है, नीचे की तरफ लग रही है। 3 kg का वेट नीचे की तरफ लगेगा, 3g यानी कि 30 ले लेते हैं बच्चों। जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो तब तक g को 10 ले लेना, आसान हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अब ये पॉइंट मैंने बस दिखाने के लिए बता दिया है कि भाई मैं सारी फोर्सेस को एक पॉइंट पे दिखा रहा हूँ 3 kg के लिए, ठीक है। अब इस पर देखो बच्चों, इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स आ रही है, 4 न्यूटन की फोर्स आ रही है। और इस 10 रूट को बच्चों, अब ऑब्वियस सी बात है ये इंक्लाइंड है, तो हमें एक्स और वाई में इसको ब्रेक कर लेना है, इसको रिजॉल्व कर लेना है। तो 10√2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 10√2 cos 45। तो cos 45 बच्चों कितना होता है, 1/√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और उसी तरह इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो भी 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वो कितना होता है, 10√2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 होता है। तो आपको ये भी पता चल गया। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 न्यूटन, और ये भी हो जाएगी 10 न्यूटन, हो जाएगी कि नहीं। अच्छा, एक फोर्स और है। अब आप कहोगे सर वो कौन सी फोर्स है, भाई इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी तो एक आएगा कि नहीं आएगा। उस नॉर्मल रिएक्शन को मैं कैसे दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि आपने इस ब्लॉक को, अच्छा एक बच्चा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको समझाने के लिए सारी फोर्सेस को इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का सबसे पहला एक बेसिक ये होता है कि आप जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसको अलग करो पहले। तो अगर मुझे 3 kg का बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, 3 kg को अलग दिखाता, उस पर ग्राउंड नहीं दिखाता मैं, क्योंकि हमको 3 kg का बनाना, तब मैं सारी फोर्सेस ऐसे ऐसे करके दिखाता कि ये देखो नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये हमने n मान लिया। अच्छा बच्चों एक चीज़ और है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये 10 न्यूटन में n जो है वो न्यूटन यूनिट का है, और यहाँ पर n मैंने नॉर्मल रिएक्शन मान लिया। एक काम करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैपिटल R ले लेता हूँ। R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वो n ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने यहाँ पर R ले लिया, कंफ्यूज मत होना। चलो, अब कह दोगे सर ये आपने दिखा दिया। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नॉर्मल रिएक्शन यानी कि R पता करनी है। तो y डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 0। ऊपर वाले y डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो ऊपर कितनी जा रही है फोर्सेस, R है, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर जा रहा है, और नीचे कितनी जा रही है, 6 और 30। तो मैं लिखने वाला हूं कुछ, यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, R, और ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस है, 10 न्यूटन। तो ये हो जाएगा R + 10 -6, और नीचे की तरफ है -30 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू आ जाएगी 26 न्यूटन।
आ जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करो, वो कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन, एन इस वक्त हम लोगों ने आर मान लिया है, ठीक है। तो म्यू एस कितना दे रखा है, देखो दे रखा है 0.6 दे रखा है इस केस में, तो 0.6 इंटू आर की वैल्यू होगी 26, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा लगभग, मैंने कर रखा है 15.6, अरे सिंपल सी कैलकुलेशन है कर लेना, 15.6 न्यूटन। अब बात आती है कि भाई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक आपकी मूव करेगी कि नहीं, तो उसके लिए मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, मूव इस डायरेक्शन में कर सकती है, सॉरी वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, क्योंकि सारी फोर्सेस देखो इसी डायरेक्शन में जा रही हैं लगभग, इस पॉइंट पे देखो इसी डायरेक्शन में, तो हमें इस डायरेक्शन वाली सारी फोर्सेस पता करनी है। कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल फोर्स 4 न्यूटन और 10 न्यूटन, सारी एक्स डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएंगी, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसको मैं कैपिटल एफ मान लेता हूँ, वो हो जाएगी 10 + 4 यानी कि कितनी आ जाएगी, 14 न्यूटन आ जाएगी कि नहीं। अब बच्चों देखो क्या हुआ, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा वो है 15.6, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको हॉरिजॉन्टली स्लिप करने के लिए उसकी वैल्यू तो 14 ही न्यूटन है। तो आप कह दो कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एफ से कम है, ब्लॉक आपकी मूव नहीं करेगी, ब्लॉक आपकी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसका ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अगर तुम लोगों ने ये आंसर लिख दिया तो मैं पेन फेंक के मारूंगा यहीं से, ठीक है। चलो छोड़ो, आपको फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अप्लाइड फोर्स है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फोर्सेस इस पे लग रही हैं वो सबका सम 0 होना चाहिए। तो इधर वाली जितनी फोर्सेस हैं वो तो हमने पता कर ली, वो 14 न्यूटन का है, लेकिन इसको रेजिस्ट कौन सी फोर्स कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स कर रही है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F = कैपिटल F, और वो हो जाएगी 14 न्यूटन। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, एक्सेलरेशन 0 क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, और फ्रिक्शन फोर्स 14 न्यूटन, 15.6 नहीं, ठीक है। ये गलती मत करना बच्चों, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, इसको देख लो एक बार। अच्छा बच्चों, अगर बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा हो तो उसको इग्नोर करना, मैंने कोशिश पूरी करी है कि उसको रिमूव कर दिया जाए। कुछ लोग होते नहीं, उनको लगता है कि साउंड तेज कर दिया जाए तो हम चीज़ें ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, खैर छोड़ो, तो ये देख लो, ठीक है, समझिए। चलो अब बात आती है कि सर ये तो समझ गए, तो बहुत सिंपल सा केस था बच्चों, सिंपल यहाँ पर सब है। अप्लाई आपको एट द एंड न्यूटन सेकेंड लॉ करना है, और अगर ब्लॉक रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fy = 0, या अगर z डायरेक्शन में भी है तो सिग्मा Fz = 0। इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं करना, बस आप एक चीज़ सीख जाओ कि फ्रिक्शन को कब कितना लेना है और किस डायरेक्शन में कितना उसको कंसीडर कितना करना है, बस तुरंत सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे ये देखो दूसरा केस क्या है, दूसरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसी होती है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब जैसे कि भैया एक ये इंक्लाइंड प्लेन है AB, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, उस पर एक ब्लॉक जिसका मास m है वो रखी हुई। अब आपको सब पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखी हुई तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पहला हम केस देखेंगे डाउन द प्लेन। अब क्या है कि अगर आपको भी पता है, हम अगर थीटा की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा बढ़ा दें, लैम्डा से ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या है, लैम्डा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, आपको भी पता है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं देखा तो वाला लेक्चर देख लेना, कि अगर हम इंक्लाइनेशन को लैम्डा से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, अपने आप स्लाइड करने लगेगी। ये आपको पता है कि नहीं। इस सरफेस का क्या क्या दे रखा होगा, मान लो μs दे रखा है या μk कुछ दे रखा होगा, लैम्डा आप पता कर लोगे, लैम्डा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो कितना होता है, tan 1 μs, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि भैया अगर थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा होगा, मान लो लैम्डा आ रहा है 30 डिग्री और थीटा आपका 35 डिग्री, तो इसका मतलब ब्लॉक अब आपकी रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, मूव करेगी। तो इस केस में जब डाउन द प्लेन ब्लॉक मूव कर रही है तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भैया बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बात समझ रहे हो, या इसके और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा। ऐसे केसेस में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहे थे। अब देखो डाउन द प्लेन मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम एक्स को इधर मान लेंगे और y को इधर। ऑब्वियस सी बात है कि सिंप्लीफाई करने के लिए x को हमेशा मोशन की डायरेक्शन में मानो तो ज़्यादा आसानी हो जाती। ये अलोंग द प्लेन हमने x मान ली, परपेंडिकुलर y मान लिया, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो मास है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और इस वेट के दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। एक होगा हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा, और एक हो जाएगा अलोंग द प्लेन
mg साइन थीटा। ठीक है, कह दोगे सर बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर मान लो मेरे पास आपकी कॉपी चेक करने के लिए आती है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप mg और उसके सारे कंपोनेंट को एक साथ दिखाओगे तो मैं काट दूंगा आपका ये जो फिगर आप बनाए होगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण है आपने जब उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया तो सबसे अच्छा तरीका होता है या तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाओ या तो ऐसे दो लाइन खींच दो। इसका मतलब है कि आपको अब इससे मतलब नहीं है, इसके कंपोनेंट से मतलब है। तीनों को रखने का कोई मतलब नहीं है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो वो सब हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है कि ब्लॉक इस पर रखी हुई है तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगा जो कि है n, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है ये नीचे आ रही है तो इस पर कुछ फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके डाउनवर्ड मोशन का अपोज करेगा। तो ये हम मान लेते हैं ये है आपका f, और यहाँ पर मोशन हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है क्योंकि थीटा लैम्डा से बड़ा है, तो ये क्या है, एफ के है, काइनेटिक फ्रिक्शन है कि नहीं। सबसे पहला काम बच्चों ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों? क्या पहले हमें एन पता होना चाहिए तभी तो हम एफ के पता करेंगे। एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, एन हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं भाई, वाई डायरेक्शन वाले फोर्स बैलेंस करो तो एन ऊपर की तरफ, एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस। ये सब मैं बता चुका हूँ, हम लोगों ने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, नहीं देखा है बच्चों तो देख लेना जाके। चलो हो गया। अब बात आती है एफ के। एफ के कितना होगा, एफ के होगा म्यू के इंटू एन। एन आपको पता चल चुका है। अच्छा, बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं, जहां भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है एम जी करके चले आते। अरे भाई कॉन्फ़िगरेशन तो देख लो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू या कहते हैं आर की वैल्यू डायरेक्टली एम जी नहीं थे ना, वो तो जब फोर्सेस लग रही हैं तो रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बात समझ? तो वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, एम जी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू रख दो एम जी कॉस थीटा। ये हो गया आपका एफ के की वैल्यू। कह दोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और वो ए है तो हमें भी पता है नेट सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, पहले इसको देख लो। एफ के की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा भाई, नेट सम ऑफ फोर्सेस होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एक्स डायरेक्शन देखो यहाँ पर एम जी साइन थीटा एक्स की डायरेक्शन में, यानी इसको नीचे खींच रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। फ्रिक्शन अपोज कर रहा है तो माइनस का एफ के, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है वो है माइनस, ये हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इस इक्वेशन में मास पूरे से कैंसिल आउट हो गया और जी कॉमन अगर हम ले लें इसमें तो ये हो जाएगा जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये आपको बच्चों देखो एक्सेलरेशन पता चल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस इतना ही करना रहता है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या है, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये जो बच्चों टर्म लिखा हुआ है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे 1 है, 1 से कम है भाई, ऑब्वियस सी बात है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, म्यू के की वैल्यू लेस देन 1। अगर जो भी जनरल वैल्यू लेते हो तो म्यू के की वैल्यू अगर मान लो 0.2 है तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 1 माइनस 0.2 0.8, और 0.8 को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो जी की वैल्यू से कम होगी ना। जी तो 10 होता है तो 0.8 इंटू 10 कितना होगा 8। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डाउन द प्लेन जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी। लेस देन जी का मतलब लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन से कम वैल्यू होती है ऐसे केसेस में। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, कह दोगे सर कितनी चीज़ें आती हैं। कभी कभी क्या बच्चों पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि भैया ये डाउन द प्लेन मोशन तो कर रही है, लेकिन अगर हमें इसके मोशन को रोकना है तो मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इसका मोशन रुक, मतलब अपवर्ड कितनी मोशन फोर्स लगाएं कि ये बॉडी नीचे मूव ना करे। तो आप बताओ, एक चीज़ बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि जो फोर्सेस इसको नीचे खींचना चाह रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्सेस लगा दो तो ये नहीं नीचे जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। अब आपको भी पता है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, यही तो फोर्स है। इसी को ऊपर की तरफ लगा दो अगर तो क्या हो जाएगा, बॉडी वहीं की वहीं रहेगी। बात समझ गए? तो क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड to keep
द ब्लॉक एट रेस्ट, ठीक है, कितनी होगी, एफ अगर मान ले तो वो हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस एफ के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। भाई जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी उसको आप अपवर्ड लगा दोगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए इसका, ये ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, और आपकी सारी फोर्सेस नीचे की तरफ कौन सी लग रही थी, mg साइन थीटा माइनस एफ के, क्योंकि मैंने सबको मिलाकर ये फोर्स दिखा दी है, ठीक है। कहते हो सर इसमें क्या आपने बता दिया, तो बहुत सिंपल सी बात हो, तो समझ ही रहे, समझदार तो तुम बहुत हो। चलो देख लिया। अब देखो डाउन द प्लेन तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अप द प्लेन में क्या है, देखो बच्चों सब में वही देखो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल टू में, बस खाली सम ऑफ फोर्सेस हमें कैसे लेना है वो देखना है। अप द प्लेन में बच्चों ये है कि मान लो हम किसी ब्लॉक को ऐसे प्रोजेक्ट कर दें, ऐसे ऊपर की तरफ धक्का दे दें, तो ऑब्वियस सी बात है आपने देखा होगा कि ये कुछ दूरी पर जाके रुक जाएगा। तो आपसे पता है क्या सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ब्लॉक है उसकी स्पीड कम हो रही है ऊपर जाते जाते, और इवेंचुअली वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पर मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो बच्चों मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y, मान लोगे, बिल्कुल मान लोगे। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस, फिर से वही सब कुछ दिखा दो, mg cos थीटा और ये हो जाएगी mg sin थीटा, हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन n वो वैसे की वैसे रहेगी। अच्छा मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किधर जाएगी, नीचे की तरफ एफ के, ठीक है। अब पूछेगा क्या आपसे, पूछेगा आपसे कि इसका रिटार्डेशन बताओ। एक बार हमने इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका रिटार्डेशन बताओ, बेसिकली एक्सेलरेशन बताओ। तो हमें क्या करना है, नेट सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन पता करना है। अब आपको दिख भी रहा है कि ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन फोर्सेस सारी किधर लग रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पर आप माइनस का साइन दिखाओगे, माइनस का mg साइन थीटा माइनस का एफ के दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, बिल्कुल दिखाओगे। एफ के की वैल्यू आप जैसे पहले कैलकुलेट करी थी वो वैसे ही आएगी, म्यू के इंटू mg cos थीटा, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देना। तो ये कितना हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस, अभी कॉमन ले लो, पहले लिख लो, mg साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा। इसमें से बच्चों mg कॉमन ले लो, माइनस का mg कॉमन आ जाएगा ना, हाँ, माइनस का mg साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, हो जाएगा का, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको भी पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि भैया माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि सारी फोर्सेस निगेटिव डायरेक्शन में लग रही हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं। चलो इसको देख लो एक बार। तो मैं यहाँ पर अगर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, एम ए इज इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू के कॉस थीटा, हो जाएगा। एम एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। अच्छा बच्चों एक बात और है, अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन है, तब वो कितना होगा, माइनस साइन हटा देना है, जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि सर ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन यहाँ ये दिखा रहा है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, बस उतना ही दिखा रहा है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी इसमें। कुछ बच्चे कहेंगे सर निगेटिव है इसका मतलब है स्पीड घट जाएगी। याद करो मैंने समझाया था जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था कि एक्सेलरेशन में माइनस साइन आने का ये मतलब नहीं होता कि स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। माइनस साइन को आपको मोशन से रिलेट करके देखना है कि भैया मोशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में, तो वो स्पीड को कम कर देगा और उस केस में हम उसे रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि मोशन और फोर्सेस का डायरेक्शन ही अलग अलग है। ये तो बहुत कॉमन सेंस सी बात है। तो यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड पूछा जाए रिटार्डेशन का तो आप डायरेक्टली इतना लिख देना, माइनस साइन बस यही दिखा रहा है कि वो डाउन द प्लेन है।
बात समझ गए। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ, ये जो बच्चों यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, जैसे इससे पहले वाले में मैंने बताया था, ये टर्म जो है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू 1 ले लो, कॉस थीटा की वैल्यू 1 ले लो, ये मान लो 0.2 है तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ले लो, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम ले लो, तो ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगी। मोशन अप द प्लेन में जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कह लो, जो भी है वो क्या है, कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मत लिखो, और लेस देन जी। ज़्यादा भी हो सकता है जी से, और जी से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा तेज धक्का दे दोगे तो हो सकता है 9.8 से ज़्यादा तेज रिटार्ड हो जाए, ठीक है, जो उसमें स्पीड उसकी कम हो रही हो, ज़्यादा तेज़ी से रिटार्ड हो जाए, और उसको आप पुश ज़्यादा तेज़ी से कर दो। चलो ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ बच्चों ऐसा कुछ लग रहा है कि हम लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा था, ये सब पढ़ चुके हैं, बस इसमें फ्रिक्शन एक नया एक फैक्टर इंक्लूड हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा केस, ये भी बच्चों पढ़ चुके हो। कह दो सर सब पढ़ ही चुके तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों फ्रिक्शन ले आए हैं ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्या है, पुली विथ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। पहला केस है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर पुली वाले सिस्टम आगे देखो फिर से, दो मास है M2 और M1, पुली के ऊपर स्ट्रिंग जा रही है, पुली कनेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जब भी फ्रिक्शन वाला, खासकर इस लेवल पे, पुली को हमेशा आप फ्रिक्शनलेस मानोगे, फ्रिक्शनलेस और मासलेस मानोगे। कह दो क्यों सर, क्योंकि बच्चों थोड़ी सी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिजिक्स, जिसको हम लोग ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, उसके आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, तो सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप फ्रिक्शनलेस मान के चलो, और ये जो आपकी ये जो रोप है ये इनएक्सटेंसिबल है, टेंशन इसमें यूनिफॉर्म होगा। बात समझिए, इसका भी मास आप नेग्लेक्ट करके चलो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भैया इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, या इसमें टेंशन बताओ, या कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाए। जनरली क्या होगा, टेंशन या एक्सेलरेशन पूछते हैं ऐसे केसेस में, और आपको इस सरफेस का म्यू दे रखा होगा। अब कहोगे सर म्यू का मतलब क्या, म्यू एस है या म्यू के? बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखो, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी सिर्फ एक वैल्यू दी होगी, तब आप कंफ्यूज मत होना कि म्यू एस लें या म्यू के लें, जहाँ भी यूज़ करना है म्यू की वही वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अब ये म्यू के ही है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेट हो रहा है तो म्यू के है, लेकिन हमने म्यू ले लिया क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि कितना मास होना चाहिए कि ये मूव कर जाए, तो हमें म्यू एस लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जनरली म्यू ले लिया। अब देखो मास M1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, M2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन A इसका इधर है, और ये A एक्सेलरेशन इधर है नीचे की तरफ। सारी फोर्सेस को दिखाते हैं यहाँ पर। देखो M2 का वेट, जैसे कि हम लोग करते थे पुली वाले क्वेश्चंस में, ये नीचे की तरफ लगेगा, इस रोप में यहाँ पर टेंशन T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। मास M1 पे कितना वेट लगेगा, M1 जी नीचे की तरफ, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N, और क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी F। आएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। अब बात आती है, सर कह दोगे कि सर आपने देखो पहले ही बोला था कि सारा जो भी फोर्सेस दिखाना फ्री बॉडी डायग्राम, वो अलग अलग करके बॉडीज को दिखाना, M1 को अलग ड्रॉ करना, उस पर सारी फोर्सेस। ये बच्चों मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। आप जब भी ड्रॉ करोगे पहले M1 ऐसे ब्लॉक बनाओगे, उस पर सारी फोर्सेस दिखाओगे, M2 का ब्लॉक बनाओगे, कायदे से करना, ठीक है। चलो अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बच्चों पता है क्या करना है, सबसे पहले मास बाई मास आपको या ब्लॉक बाई ब्लॉक चलना है। तो सबसे पहले फॉर M2 हम कंसीडर करते हैं, M2 के लिए। M2 पे बच्चों कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, दिख भी रहा होगा आपको। एक तो M2 का वेट है नीचे की तरफ, और एक उस पर टेंशन है ऊपर की तरफ, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है। तो इसमें अगर आप सिग्मा F इज इक्वल टू 0 करो, 0 बता रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, सिग्मा F यानी नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिग्मा F कितनी हो जाएगी भाई, M2 जी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ये सब हम लोग को पता है, और टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव ले लेंगे। वो कितना हो जाएगा, M2 इंटू A। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या मोशन है उसको पॉजिटिव ले लेना, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। चलो इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस पे जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे मास M1 पर, फॉर M1। अब M1 पे आपको कौन कौन सी फोर्सेस दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है टेंशन T, एक दिख रहा है इस पर M1 जी वेट नीचे की तरफ, एक दिख रही है फ्रिक्शन फोर्स F, और एक दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन N।
इतना सब कुछ दिख रहा है आपको। सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स ही आप कैलकुलेट कर लो, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है mg, m1g। ऑब्वियस ही बात है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, n इज इक्वल टू m1g। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू m1g। हो जाएगी कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको हम लोग a ले लें, तो सिग्मा एफ एक्स इस केस में कितना हो जाएगा? मास हो गया m1 इंटू एक्सेलरेशन। कितनी फोर्सेस है x डायरेक्शन में? टेंशन T माइनस का F इज इक्वल टू m1 इंटू ए। हो गया कि नहीं? F की वैल्यू रख दो, म्यू इंटू m1g, ठीक है, इज इक्वल टू m1a। तो अब आपको दो इक्वेशन मिल गई बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसमें आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं इसको सॉल्व करके आपको एक केस में दिखा देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? इक्वेशन 1 है m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। यही तो है, ये देखो इक्वेशन 1 m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है t माइनस म्यू इंटू m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो ये प्लस का t ये माइनस t कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? m2g माइनस का म्यू m1g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। यही तो हो जाएगा। क्या तो सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लो और यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? m2g माइनस का म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। हो जाएगा कि नहीं? क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। यही बच्चों एक्सेलरेशन है। इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो टेंशन पता चल जाएगा। कितना आसान था बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा हमें करना पड़ा। सारे पुली वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे हैं, बस हमें फ्रिक्शन ऐड करना पड़ गया, क्योंकि अब हमारी सरफेस स्मूथ नहीं है। चलो ये भी समझ गए। कह दो कि सर इसमें कुछ खास ज़्यादा था नहीं। अब बच्चों खास मैं अब बताता हूँ। एक तो ये हो गया लंबा मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। याद होगा आपको, हम लोग पुली वाले सिस्टम्स में करते नहीं थे, जब हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली बता देते थे। कैसे होता था? 2 ब्लॉक सिस्टम या 3 ब्लॉक सिस्टम में कैसे बताते थे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता था नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब बच्चों ध्यान से समझना, देखना अभी डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा जरा ध्यान समझो। इस ब्लॉक को इधर खींचने वाली फोर्स कौन सी है? कह दोगे सर टेंशन है, लेकिन वो टेंशन आ क्यों रहा है? वो टेंशन आ रहा है इस वाले ब्लॉक की वजह से। अगर मैं एक लेमन भाषा में समझने की कोशिश करूं तो मैं कैसे समझूंगा कि भाई m2 का जो वेट है वो नीचे की तरफ इस ब्लॉक को खींच रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे जा रही, इसीलिए ये ब्लॉक आगे जा रही। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो एक फोर्स जो नेट पुलिंग फोर्स है वो m2g होनी चाहिए। बिल्कुल होती बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। m2g का यहाँ पर ये सरफेस स्मूथ ना होने के कारण फ्रिक्शन इसका अपोज भी तो कर रहा है। देखो ये F इधर की तरफ जा रही, तो मैं इसको इधर खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाली रस्सी पीछे खींचना चाह रही है ऐसे की तरफ। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ब्लॉक स्मूथली आगे नहीं बढ़ना चाह रही क्योंकि उस पर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन नेट पूरा सिस्टम ऐसे नीचे जा रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगी? m2g माइनस का F। हो जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो ये हो गई नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन दे देगा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जल्दी से सॉल्व करेंगे। नेट पुलिंग फोर्स कितनी होगी? m2g माइनस का F अपॉन टोटल मास। टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, और F की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, वो है म्यू इंटू m1g। है कि नहीं? ये वैल्यू रख दो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? m2g माइनस म्यू इंटू m1g अपॉन m1 प्लस f2। देखा बच्चों डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको ये जो इतना करना पड़ा है नहीं करना पड़ा। ये देखो यही तो आ रहा था, m2g माइनस म्यू इंटू m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये देखो यहाँ पर भी यही आ गया। कहाँ गया? ये देखो यही यार, कितनी आसानी से निकला है। लेकिन फिर वही बात है बच्चों, अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन टेंशन भी पूछ लिया जाएगा तो आप इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप किसी एक इक्वेशन से टेंशन निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब आप कह दोगे सर अब तो मैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। अगर इंक्लाइंड सरफेस पे पुली वुली लगी हुई तब भी सॉल्व कर लूंगा। ये पुली वाले सिस्टम का एक दूसरा केस है।
मतलब चलिए अभी तीसरी ही टाइप की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो 3 केसेस समझे हम लोगों ने। पहले केस में हम लोगों ने ये जाना कि फ्रिक्शन लग रहा है अगर तो फोर्स लगाने पे ब्लॉक मूव करेगी या नहीं करेगी। दूसरे केस में क्या जाना था हम लोगों ने? दूसरे केस में हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे अप द प्लेन डाउन द प्लेन समझा था। तीसरा पुली वाला था जिसमें भी 2 केसेस, ये एक इंक्लाइंड प्लेन वाला है। क्या है भाई, यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ये भी बच्चों वैसे ही सॉल्व होगा। ये ब्लॉक M2 ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मास M1 नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस पे सारी फोर्सेस दिखा दो। देखो बच्चों जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने समझ लिया इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत जल्दी से समझ लिया। M2 के ऊपर क्या लगेगा, ये वाला वेट कंपोनेंट हो जाएगा M2G साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा M2G कॉस थीटा। हो जाएगा बच्चों कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगी और क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो होगी इस डायरेक्शन। ठीक, सबसे पहले काम बच्चों क्या करना है, फॉर M1 आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। कौन कौन सी फोर्स लग रही है, M1G नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन M1G माइनस का T इज इक्वल टू M1A। हो गया कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब बात आती है इक्वेशन 2 की, तो वो कैसे निकलेंगे? फॉर M2 को सॉल्व करते हैं। तो M2 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? M2G साइन थीटा और F, ये दोनों ही नीचे की तरफ लग रही, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा और टेंशन भी तो लग रहा है। तो यहाँ पर मैं फोर्सेस सारी दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, एक टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है और कौन सी फोर्स है, M2G साइन थीटा, और कौन सी फोर्स लग रही है, F। और F आप कैलकुलेट कर चुके हो, वो कितनी होगी, F होगी म्यू इंटू N, और N आपका है mg cos थीटा। जैसे अभी वाले पिछले वाले केसेस में हमने देखा भाई, इसमें अगर सिग्मा FY 0 निकालो, 0 अप्लाई करोगे तो N की वैल्यू mg cos थीटा, ये म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको देख लो, ये M2 के लिए मैंने यहाँ पर देखो सारी फोर्सेस दिखा रही है। टेंशन ऊपर की तरफ, M2G साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ। देख लिया? बिल्कुल देख लिया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा F इज इक्वल टू मास हो गया M2 इंटू एक्सेलरेशन। यही तो सिग्मा F कितना है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो कौन कौन सी फोर्सेस है उस डायरेक्शन में, सिर्फ टेंशन है, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन माइनस M2G साइन थीटा माइनस म्यू, या म्यू अभी मत लिखो, अभी F लिखो, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू M2A। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू mg cos थीटा। कैसे, क्योंकि F इंटू एन है, म्यू इंटू एन है और n की वैल्यू mg cos थीटा है। ये वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, T माइनस M2G साइन थीटा माइनस म्यू, ये M2 लिख देना है यहाँ पर, M2G cos थीटा इज इक्वल टू M2A। हो गया। अब ये आपको मिल गया इक्वेशन सेकंड। इसको बच्चों देखो 2 इक्वेशन आपको मिल गई, एक मिल गई M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A और एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसमें डायरेक्ट मेथड अगर निकालें हम लोग, ये इतना सब कुछ गणित ना लगाएं और डायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ऑब्वियस ही बात है कि इस M2 को ऊपर खींचने वाला कौन सा फोर्स है, M1G है। M1G ही तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, M1G, और M2 को ऊपर की तरफ खींच रहा है। M1G इसको आराम से ऊपर खींचता, लेकिन M1G का विरोध कौन कर रहा है, एक तो M2 का वेट, ये M2G साइन थीटा इस वाले डायरेक्शन में, और एक ये फ्रिक्शन F। बात समझ में आ रही? तो नेट पुलिंग फोर्स इस केस में क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्टली लिखते हैं बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स बच्चों इस केस में हो जाएगी M1G माइनस कौन कौन सी फोर्सेस इसका अपोज कर रही हैं, M2G साइन थीटा और F, माइनस M2G साइन थीटा, और F की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, या मैं ऐसे अभी लिख देता हूं, F की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू M2G cos थीटा। तो यहां पर अप्लाई कर दो, ये M1G माइनस M2G साइन थीटा माइनस म्यू इंटू M2G cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और टोटल मास बच्चों कितना है आपका, M1 प्लस M2, ये वैल्यू रख दो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स M1G माइनस M2G साइन थीटा माइनस म्यू इंटू M2G cos थीटा
अपॉन टोटल मास कितना है बच्चों, m1 प्लस m2। देखा डायरेक्ट आंसर आया, कितनी जल्दी आंसर आया। बस हमने यही देखा कि भाई ये फोर्स नीचे खींच रही है लेकिन ये इतना फोर्स कर रही है, तो टोटल पुलिंग फोर्स कितनी है, नेट पुलिंग फोर्स m1g माइनस की ये सारी फोर्सेस अपॉन टोटल मास। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। चलो इसको भी देख लो। तो बच्चों हम लोगों ने 3 केसेस समझे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है बच्चों। इसके बाद वाला जो लेक्चर है चौथा केस, उसमें क्या है बच्चों, हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम को समझेंगे। 2 ब्लॉक सिस्टम मतलब एक के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है। अब उसमें हो सकता है किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगाई जा रही है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मूवमेंट कैसा होगा, दोनों एक साथ जाएंगी या अलग अलग जाएंगी या कैसे जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, उस पर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।